Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 1 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ जो है सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो और यूनिट 1 का ए और बी पार्ट जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके मिलते हैं, तो उन सब पे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। उन सारी वीडियोज़ के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँ। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रिटिकली एग्जामिन द फेडरल करैक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इट इज़ इनहेबिटेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज़, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। तो इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जिसके अंदर अलग अलग धर्मों के, कास्ट के, कम्युनिटीज़ के, भाषाओं के लोग जो हैं एक साथ रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गवर्न इट सक्सेसफुली फ्रॉम वन सेंटर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सरकार एक जगह बैठकर पूरे इंडिया को गवर्न करे, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए, क्योंकि जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते असम से, और जो सिचुएशन असम की होगी उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं केरला से, गुजरात से, अंडमान निकोबार आइलैंड से, लक्षद्वीप आइलैंड से। यानी कि इंडिया जो है वो बहुत ही मल्टी रिलीजियस लैंड है, मल्टी कल्चरल लैंड है। तो इतनी सारी कम्युनिटीज़ जब इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं तो उसको एक जगह से गवर्न करना बहुत ही मुश्किल है। देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड अ फेडरल सिस्टम। तो इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946 में, जब इसकी शुरुआत हुई, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि इंडिया में फेडरल सिस्टम ही हमें अपनाना चाहिए। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें हम पावर को डिवाइड कर देते हैं। एक गवर्नमेंट होती है जो सुप्रीम है, जो कि सेंटर में होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा हर स्टेट के पास जो है गवर्नमेंट होगी, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, वो अपने लेवल पे भी कानून बनाएंगे। उसके अलावा उसके भी नीचे जो है लोकल गवर्नमेंट जो है उसका प्रोविज़न भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। विद इट दे अरेंज टू मेक सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। अब ये पावर जो है हमने डिवाइड ज़रूर की है सेंटर और स्टेट के बीच में, बट हमें ये पता है कि दोनों में जो स्ट्रॉन्ग है वो सेंटर है। अगर कभी किसी भी चीज़ को लेके क्लैशेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट ही हमेशा जीतेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर आपने जब भी किसी की डेफिनेशन लिखनी है आपने टू द पॉइंट लिखनी है। आप अपने आप से बना के नहीं लिख सकते हो, कि डेफिनेशन जो है किसी पर्सन के कहे हुए वर्ड्स होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर आपकी है अकॉर्डिंग टू डी बासु, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नाइदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब डी बासु ने कहा है कि जो हमारा संविधान है भारत का वो ना ही फेडरल है पूरे तरीके से और ना ही यूनिटरी। फेडरल मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमने पावर डिवाइड कर दिया है कि पूरे तरीके से सेंटर की पावर अलग रहेगी, स्टेट की पावर अलग रहेगी, ऐसा नहीं है। जब कभी इमरजेंसी लगती है इंडिया में तो स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी पावर है वो सारी छीन ली जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे कोविड में भी देख सकते हो, सारे डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई भी राइट नहीं था डिसीजन लेने का। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं ये कम्प्लीटली यूनिटरी भी नहीं है, कि ये भी नहीं है कि हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल है, हर बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। बहुत बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसीलिए यहाँ पे डी बासु कहते हैं ना ही इंडिया का सिस्टम पूरे तरीके से फेडरल है ना ही पूरे तरीके से यूनिटरी है, बल्कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेनिंग्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब यहाँ पे जो भारत का संविधान है वो फेडरल है जिसमें पावर को बांट दिया गया है, बट दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग है वो सेंटर है, क्योंकि जो प्रोविजंस है वो इस तरीके से रखी गई हैं कि हमेशा जो है एंड में जो सेंटर है वही स्ट्रॉन्ग रहे। हमेशा जो है इमरजेंसी में जब भी कोई वॉर हो या फिर कोई भी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हो जाए तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका अपर हैंड रहे, वो ही मेन डिसीजंस जो है वो ले पूरे इंडिया के लिए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है फेडरल फीचर्स। अब यहाँ पर फेडरल फीचर्स की जगह एलिमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी आ सकता है, उसमें भी आपने सेम पॉइंट्स लिखने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सेंटर के पास पावर नहीं है, सेंटर ने अपनी पावर जो है वो डिवाइड कर दी है स्टेट्स में। तो फेडरल
वर्ड का मतलब और डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब सेम है। तो कुछ भी आ जाए यहाँ पे फीचर्स लिखने के लिए आपने सेम पॉइंट्स ही लिखने हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है ड्यूअल पॉलिटी। ऑन वन हैंड द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स वाइल द अदर हैंड द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस इन द स्टेट। तो ड्यूअल पॉलिटी का मतलब है दो तरीके की सरकारें जो है फेडरल स्ट्रक्चर में काम करती हैं। एक तरफ हम बात करें सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है जो पूरे इंडिया के लिए रूल बनाती है, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं जो स्टेट के लिए काम करती हैं, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। दे हैव डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। हर किसी का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, अपना जो है एरिया है, वहाँ तक ही उनके रूल्स जो हैं लागू हो सकते हैं। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी या कानून बनाती है तो उसके कानून जो है सिर्फ पंजाब में ही इम्प्लीमेंट होंगे, हरियाणा में नहीं चलेंगे। तो हर गवर्नमेंट की जो है अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, एक एरिया है जहाँ तक उनके कानून जो हैं चलेंगे। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द प्रेजिडेंट, पीएम, कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट। जो मेन जो डिसीजन लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो लोग कौन है? राष्ट्रपति हैं, पीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो 25 से 26 जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो पीएम के साथ मिलकर पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है डिसीजन लेते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये सारे आते हैं। और उसके अलावा पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा ये आते हैं। तो ये हम सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट कह सकते हैं। मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। और उसके अलावा अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें वहाँ पर मेन रोल कौन प्ले करता है? गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के हेड होते हैं। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर की मदद करने के लिए 25 से 26 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी पार्टी के। और स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही हर स्टेट के अंदर कानून बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो तरीके से सरकारें चलती हैं। एक स्टेट के अंदर चलती है जो कानून बनाती है स्टेट के लिए, और एक सेंटर में चलती है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कानून बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज़ द सुप्रीम लॉ। जिस कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर होता है यानी कि पावर जो है वो डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर ना करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के काम में इंटरफेयर ना करे। दोनों जो है कोएग्जिस्ट करे साथ के साथ और एक दूसरे को सपोर्ट करे। नो मैन, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट कैन वर्क अगेंस्ट द लॉज फ्रेम्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी इंसान, कोई भी संस्था, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ का डिटेल में मेंशन होता है कि स्टेट की गवर्नमेंट्स के पास कितनी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कांट मेक एनी लॉ विच वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी वे। तो चाहे पार्लियामेंट हो जो सेंटर की पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, या फिर स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, वो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जितनी पावर उन्हें दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। इफ़ दे मेक एनी सच लॉ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स कैन डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर वो कोई ऐसा कानून बना भी देते हैं जो संविधान के अगेंस्ट है, कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें करप्शन हो रहा है या फिर जो इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर ख़त्म कर देते हैं। उस पॉलिसी को वहीं पर बंद कर दिया जाता है। इन इंडिया ऑल हाई ऑफिशियल्स हैव टू टेक ओथ बिफोर अज्यूमिंग एन ऑफिस दैट दे विल अपहेल्ड द डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू देयर ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू इट। भारत के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे ये शपथ लेते हैं कि जो भी वो काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी वो ड्यूटी करेंगे उसमें वो संविधान की डिग्निटी, रिस्पेक्ट को बनाए रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, ताकि कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर ना करे और दोनों जो है सपोर्टिवली एक दूसरे की मदद करें और अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ बनाएं सिटीज़न के लिए। तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम रहता है।
थर्ड पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। इन द फेडरल स्टेट जुडिशरी हैज़ अ सुप्रीम प्लेस। तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम प्लेस होती है वो जुडिशरी की यानी कि न्यायपालिका की होती है। द सुप्रीम कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी टॉपिक को लेकर, पॉलिसी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्लैशेस हो जाते हैं, तो वो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर फाइनल। और जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है वो फाइनल होता है एंड हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द गवर्नमेंट। चाहे कोई भी सरकार हो उसको वो डिसीजन मानना ही पड़ता है। सच अ सुप्रीमेसी हैज़ बीन क्लियरली ग्रांटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो सुप्रीमेसी है कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास फाइनल डिसीजन पावर होती है, ये संविधान में क्लियरली गिवन है। चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, उन दोनों को ही जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो मानने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इज़ रिजिड। फेडरल सिस्टम के अंदर जो संविधान है उसको हमने चेंज करने का जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा रिजिड यानी कि मुश्किल रख रखा है ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं उसको चेंज ना कर पाए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड रिजिड सो दैट द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट्स मे नॉट चेंज इट। अब ऐसा ना हो कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर ही छीन ले स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोले कि वो सुप्रीम है, वो कोई भी डिसीजन ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स के, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में मिलके बोलें कि हमें ज़्यादा पावर चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा रिजिड रख रखा है, डिफ़िकल्ट रख रखा है ताकि जो भी संविधान में लिखा हुआ है वो कोई भी चेंज ना कर पाए। जैसे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसी तरीके से वो काम करे और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी फील्ड में काम करते रहें। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इट इज़ नॉट एज रिजिड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, रिजिड है, पर फिर भी वो इतना रिजिड नहीं है जितना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा रिजिड है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कैन बी चेंज बाय द पार्लियामेंट बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स इन ईच हाउस इन एडिशन टू द अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे संविधान के अंदर अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रोविज़न आर्टिकल 368 के अंदर दिया है कि हम चेंजेस कैसे ला सकते हैं संविधान के अंदर, तो पूरा डिटेल में उस आर्टिकल में मेंशन है। तो अगर हम चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को चेंज करना तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उन सारी स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। तो यानी कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, बट उसको चेंज करने का तरीका जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है ताकि जो स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर वो इंडिया में चलता रहे, जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो अच्छे से वर्क करे, सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और स्टेट से सारी पावर ना छीन ले। तो इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा रिजिड बनाया हुआ है। अगर कोई सब्जेक्ट को चेंज करना भी चाहते हैं तो दोनों मिलकर कर सकते हैं और उसका प्रोविज़न आर्टिकल 368 के अंदर गिवन है। फिफ्थ पॉइंट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई का मतलब होता है टू और लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो हमारे लिए जो सेंटर में कानून बनाते हैं वो दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। इन फेडरल स्टेट देयर आर टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। इन इंडियन पार्लियामेंट देयर आर टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो हाउसेज होते हैं, जो लोअर हाउस होता है उसको लोकसभा कहते हैं और जो राज्यसभा होती है उसको अपर हाउस कहते हैं। द लोकसभा रिप्रेजेंट द होल नेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम जो है 545 मेंबर्स हो सकते हैं। एंड इन द राज्यसभा डिफरेंट स्टेट्स गेट रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनको उतनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा जो होता है अपर हाउस होता है और इसके इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आगे जो है राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसको चूज़ करते हैं। और जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है राज्यसभा को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ कि इंडिया के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और उन यूनियन टेरिटरीज़ में से सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनकी सीट्स जो हैं वो राज्यसभा में है, एक दिल्ली और दूसरी है पुडुचेरी। अब इन 2 यूनियन टेरिटरीज़ की सीट जो है वो राज्यसभा में इसलिए है कि दोनों यूटीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बाकी और किसी भी यूनियन टेरिटरी की सीट जो है वो राज्यसभा में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है राज्यसभा में सीट डिसाइड की जाती है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर जो है कानून बनाने का काम करते हैं इंडिया के लिए।
सिक्स्थ पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी सरकारें फेडरल स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, यानी कि जहाँ पर पावर डिवाइड होती है, उन सारी कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन होता है। कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड एटसेट्रा अडॉप्टेड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ का फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही रिटन है। द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव बीन गिवन इन डिटेल। तो सेंटर और स्टेट का कैसा रिलेशन रहने वाला है, कितनी पावर होनी चाहिए दोनों के पास, वो डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, ताकि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी क्लैशेस होते हैं तो किसका अपर हैंड रहने वाला है, अगर क्लैशेस हो भी जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर उसको कौन सॉल्व करेगा, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में गिवन होती हैं। इन फेडरल गवर्नमेंट देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरल गवर्नमेंट में ये चांसेस काफ़ी रहते हैं कि हमेशा जो है सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट्स में लड़ाई होगी, डिस्प्यूट्स होंगे किसी भी पॉलिसी या कानून को लेके। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ सच डिस्प्यूट। अगर हमने संविधान पहले से लिखा है, हर एक चीज़ जो है उसमें डिटेल में गिवन है कि किसकी कितनी पावर होने वाली है, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि वो डिस्प्यूट कम हों, और अगर हो भी जाए तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से। बट इफ़ डिस्प्यूट्स अकर दे आर सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल, जैसे मैंने आपको बताया, डिसीजन जो होता है वो फाइनल रहता है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो सारी गवर्नमेंट्स को मानना पड़ता है। तो इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़रूरी है फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि जो भी चीज़ें उन्हें दी गई हैं, जो पावर उन्हें दी गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन हो, ताकि वो लोग जो है उसको अच्छे से फॉलो करें और कोई भी इलीगल प्रैक्टिसेस ना करें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। सेवेंथ पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर्स हैज़ टू बी मेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पावर है उसको बांध दिया गया है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। द सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सब्जेक्ट्स जो है, जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। जैसे कि नेशनल डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए हैं वो टॉपिक लॉज बनाने के लिए। सच सब्जेक्ट्स आर ऑफ द स्टेट इंपॉर्टेंस आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक हैं जो लोकल लेवल तक ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट लेवल तक इंपॉर्टेंट है, वो हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए हैं, जैसे कि पुलिस, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर। तो ये वो टॉपिक हैं जो लोकल लेवल पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसीलिए हमने उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है कानून बनाने के लिए। सम सब्जेक्ट्स आर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट विच केप्ट इन अ जॉइंट स्फेयर। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक हैं जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उन्हें हमने जॉइंट स्फेयर में रखा है, यानी कि ऐसे लिस्ट में रखा है जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों जो हैं कानून बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लॉस बना सकते हैं। इतनी भी बात हम डिवीजन ऑफ पावर की कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, जितनी पावर हमने सेंटर को दी है, स्टेट को दी है, ये सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि कितनी पावर जो हमने सेंटर को देनी है और कितनी पावर जो है स्टेट को देनी है। अब वन बाय वन जो है इन लिस्ट को जो है डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉस बना सकती है। यूनियन लिस्ट की अगर ओरिजिनली बात करें तो इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट हमने अमेंडमेंट्स करके, यानी कि चेंजेस करके कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 100 जो है वो कर दिए, मतलब इंक्रीज़ कर दिए इसके सब्जेक्ट्स। जैसे कि जो यूनियन लिस्ट है उसके एग्जांपल्स में आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, सिटीजनशिप, रेलवे। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वही कानून बना सकती है। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और हमने अमेंडमेंट करके यानी चेंजेस करके इस नंबर को कम कर दिया है। अब इसमें सिर्फ 61 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 61 टॉपिक हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं कानून बना सकती हैं, जैसे कि पुलिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो लोकल लेवल तक इंपॉर्टेंस रखते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स इन पे कानून बना सकती हैं। थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो हैं लॉस बना सकते हैं। ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे, बट हमने इसमें 42nd अमेंडमेंट कर
इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 52 कर दिए, यानी कि इसके सब्जेक्ट्स जो हैं 47 से 52 इंक्रीज़ हो गए। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो है फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ट्रेड यूनियन। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पर दोनों गवर्नमेंट्स कानून बना सकती हैं। अब अगर दोनों गवर्नमेंट्स के पास ये राइट है कि वो इस पे लॉज बना सकते हैं, तो हो सकता है किसी टॉपिक को लेकर दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में क्लैशेस हो जाए, तो फिर यहाँ पर सुप्रीम पावर किसके पास रहने वाली है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहने वाली है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज ऑन दी सब्जेक्ट, बट इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज, द लॉज पास्ड बाय द सेंटर शेल प्रिवेल। तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है सुप्रीम पावर रहने वाली है अगर कभी क्लैशेस हो जाते हैं किसी भी कानून को लेके। फोर्थ है आपकी रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स आर स्पेशल पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द यूनियन गवर्नमेंट। रेजिड्यूरी पावर्स एक स्पेशल काइंड ऑफ पावर्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंटर की सरकार के पास ही रहती है। सेंटर की सरकार जो है कभी भी उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं करती है। उन टॉपिक्स पे हमेशा जो है सुप्रीम पावर रहने वाली है, एक्सक्लूसिव पावर रहने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। Now end में conclusion 4 to 5 lines and it is very important to write the conclusion in the end। इससे आपका आंसर जो है conclude हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। मैंने एनालिटिक्स को चेक किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस देख तो रहे हैं बट ना ही उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना ही वो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, क्योंकि जब तक आप वीडियोस को लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोगों की ये कंटेंट जो है हेल्पफुल है। सो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करो चैनल को। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.